नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है हम बने एक दूजे के लिए। और दोस्तों, साथ ही साथ कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। बाकी दोनों पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप बाकी के दोनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत बड़ा मर्द बनता है, किसी अकेली लड़की को इस तरह धोखे से पकड़कर अपने आप को मर्द कहता है। थू है तुझ पर और थू है तेरी मर्दानगी पर। आज तक मैं तेरे लिए सोचती थी कि कार्तिक की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बेचारा अपने बाप के लालच की भेंट चढ़ गया। तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज सब गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अब मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं है जो मैंने उस दिन किया उसके लिए। चटाक! कार्तिक ने गुस्से में एक जोर का चाटा रौनक को जड़ दिया। साली बहुत बोलती है, आज तेरी सारी बोलती बंद कर दूंगा। आज तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। यह कहकर कार्तिक रौनक के पास आया और जबरदस्ती उसके दुपट्टे को खींचने लगा। रौनक ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसने रौनक को कसकर पकड़ रखा था। उसने जबरदस्ती रौनक के कपड़ों को खींचना शुरू कर दिया और बहुत ही अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगा। रौनक छूटने का असफल प्रयास करने लगी। जब कार्तिक रौनक के कपड़े उतारने में नाकामयाब रहा, तो उसने रौनक के कपड़ों को पकड़कर फाड़ दिया। रौनक अर्धनग्न हो गई, उसके अंतर वस्त्र दिखाई देने लगे। तभी रौनक ने अचानक अपना दाहिना पैर चला दिया, जो जाकर कार्तिक के प्राइवेट पार्ट्स पर लगा। कार्तिक दर्द के मारे चीख पड़ा और दर्द की वजह से वहीं बैठ गया। उसे असह्य पीड़ा हो रही थी। रौनक ने उसे धक्का दिया और सरपट सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पर उसकी गाड़ी नहीं थी। शायद कार्तिक के साथी गाड़ी को भी ले गए थे। उसको कुछ नहीं सूझा और उसने जिधर उसका ऑफिस था उधर ही भागना शुरू कर दिया। कार्तिक को जब थोड़ा दर्द से राहत मिली, तो वह उठा और उसने देखा रौनक भाग रही थी। वह जल्दी से पीछे लपका, लेकिन दर्द से उससे चला नहीं जा रहा था। वह धीरे धीरे रौनक के पीछे भागा। रौनक अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी। उसे यह भी होश नहीं था कि उसके कपड़े फटे हुए हैं और वह सिर्फ अपने अंतर वस्त्रों में भाग रही है। वह इस समय इस जगह से बहुत दूर पहुंच जाना चाहती थी बस। कार्तिक थोड़ी देर बाद रौनक के पीछे भागना बंद कर चुका था, क्योंकि आगे बस्ती शुरू हो जाती थी। वह जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से भाग जाना चाहता था और उसने वही किया। रौनक भागते भागते थक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कार्तिक कहीं भी नजर नहीं आया। उसकी सांस भागते भागते किसी धोंकने की तरह चल रही थी। वह रुक गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। उसे होश आया कि उसके तन पर कपड़े नहीं हैं। उसने तुरंत ही नज़र दौड़ाई और सामने लगभग 100 मीटर दूर उसे कुछ बच्चे खेलते नजर आए और पास ही में एक घर भी था। वह अपने दोनों हाथों को कैंची बनाकर अपने अंगों को छुपाते हुए उस घर की तरफ दौड़ लगा दी। उसे उम्मीद थी कि शायद उस घर से उसे मदद मिल जाए। मृदुल की ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वह अपने घर पहुंचा, लेकिन घर पर ताला लटका था। उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर देर तक आना होता है तो रौनक उसे कॉल कर देती है। पर आज फ़ोन नहीं आया और रौनक अभी तक आई भी नहीं। खैर, उसने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला और अंदर पहुंचा और तुरंत ही रौनक को फ़ोन मिलाया। लेकिन रौनक के फ़ोन पर घंटी बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उठाता भी कैसे? क्योंकि फ़ोन तो उसके पर्स में था और पर्स गाड़ी में और गाड़ी उन लड़कों के पास। 2-3 बार फ़ोन मिलाने के बाद जब फ़ोन नहीं उठा, तो मृदुला ने रौनक की कंपनी में फ़ोन किया। रिसेप्शन से एक मीठी सी आवाज़ आई, पल्लवी स्पीकिंग फ्रॉम स्पाउ इंडिया लिमिटेड, हाउ कैन हेल्प यू? मृदुल ने कहा, मैम प्लीज़ ट्रांसफ़र टू टॉक विद रौनक, शी इज़ माई वाइफ। ओके सर, जस्ट 1 मिनट प्लीज़, आई कॉल इन एचआर डिपार्टमेंट, वेट। तो थोड़ी देर बाद वापस पल्लवी की आवाज़ आई, सॉरी सर, शी इज़ लीव ऑफिस एट 6 PM,
शी इज़ नॉट अवेलेबल इन ऑफिस। ओके, थैंक्स। अब मृदुल को चिंता हो रही थी। रौनक 6 बजे ऑफिस से निकल गई, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची। 8 बजने वाले हैं। उसके ऑफिस से घर की दूरी लगभग आधे घंटे की ही है। वो कहाँ गई? मृदुला ने वापस फ़ोन मिलाया, लेकिन अब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मृदुला का मन घबरा गया। कहीं कुछ दुर्घटना? वह सिहर उठा। मृदुल एक झटके से उठा और फ्लैट का लॉक लगाकर वापस बाहर निकल गया। वह रौनक के ऑफिस के लिए जा रहा था। रौनक उस घर के सामने पहुंची और उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक 14 साल की लड़की बाहर निकली। उसने खड़े-खड़े ही अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। उसने रौनक को ऐसे देखा और वो चौंक गई। "मम्मी, जल्दी आओ।" उसकी मम्मी बाहर आई। वह औरत करीब 45 साल की हष्ट-पुष्ट महिला थी। उस औरत का रंग सांवला था, लेकिन अट्रैक्टिव थी। उसने भी रौनक को इस हालत में देखा तो वो भी चौंक गई। वह समझ गई कि ज़रूर इस लड़की के साथ कोई दुर्घटना घटी है। उसने बिना कुछ कहे रौनक को अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने रौनक को बिठाया और फिर अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, "जाओ, जल्दी से पानी ले आओ।" रौनक घबराई हुई थी और उसने अपने दोनों हाथों को कैंची अब भी अपने सीने पर जमा रखी थी और इसी स्थिति में वो वहाँ पे बैठ गई। उस औरत ने पूछा, "क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों?" रौनक को जैसे थोड़ा-सा सहारा मिला हो। उसका सब्र का बाँध टूट गया और वह उस महिला से गले लगकर फफक-फफक कर रो पड़ी। उस महिला ने उसकी पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और उसे चुप करवाने लगी। जब दिल का गुबार निकल गया तो रौनक अलग हुई और उसने पूरी कहानी बताई। उस महिला ने कहा, "बेटा, तुम चिंता मत करो। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम कपड़े पहन लो।" और वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई। उसके हाथ में एक सलवार कमीज़ था, जो शायद उसकी बेटी का था। रौनक ने बिना कुछ कहे वो कपड़े पहन लिए। वो कपड़े उसके टाइट थे, लेकिन कुछ ना होने से यही भला। रौनक अब थोड़ी संयमित सी हुई और उसने हाथ जोड़कर कहा, "आंटी, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अगर आपके पास फ़ोन है तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दें, वो परेशान होंगे।" उस महिला ने फ़ोन निकाला और रौनक को दे दिया। रौनक ने मृदुल को फ़ोन मिलाया। "हेलो मृदुल।" "रौनक, तुम कहाँ हो? मैं कब से परेशान हो रहा हूँ।" मृदुल परेशान था। "मृदुल, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ।" उसने उस जगह का पता बताया जहाँ पर वह थी। रौनक की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसकी आवाज़ भर्रा गई। "क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रौनक, तुम रो क्यों रही हो?" मृदुल ने रौनक की आवाज़ सुनकर घबरा गया। "बाद में बताऊंगी मृदुल, अभी तुम आ जाओ, बस जल्दी से।" "बस 5 मिनट में आया, घबराओ मत।" अगले 5 मिनट रौनक के लिए 5 घंटे के बराबर लग रहे थे। 5 मिनट में मृदुल रौनक की बताई जगह पर पहुंच चुका था। रौनक बाहर ही खड़ी थी। मृदुल को देखते ही रौनक दौड़कर मृदुल के पास पहुंची और मृदुल से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगी। मृदुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह रौनक को बड़े प्यार से चुप करवाने लगा। रौनक बड़ी डरी हुई थी। अब तक जो उसने साहस जुटाकर इतना कुछ किया था, मृदुल को देखकर उसकी वह हिम्मत अब खत्म हो गई और किसी छोटे बच्चे की तरह सुबक-सुबक कर रोते हुए वह मृदुल को कसकर पकड़े हुए थी। जी भर कर रोने के बाद रौनक जब थोड़ा-सा सामान्य हुई, तो मृदुल ने उसे अपने से अलग किया और रौनक के आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछा। "क्या बात है रौनक? इतनी घबराई हुई क्यों हो?" रौनक ने शुरू से अंत तक की सारी कहानी बता दी और फिर से सुबकने लगी। मृदुल के आंखों में खून उतर आया, उसकी मुट्ठियां भिज गई, उसकी धमनियों का रक्त जैसे निचुड़कर उसके चेहरे पर उतर आया हो। उसने रौनक को देखा, वह अब भी रोए जा रही थी और डरी हुई थी। मृदुल ने उसे खींचकर अपनी बाहों में कसकर भर लिया
और फिर किसी छोटे बच्चे की तरह उसको प्यार करने लगा और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। रौनक को उसकी सख्त ज़रूरत थी। वह मृदुल के पहलू में आकर ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कोई मासूम हिरनी किसी खूंखार भेड़िए के चंगुल से निकलकर अपनी माँ की गोद में आ गई हो। थोड़ी देर बाद मृदुल के समझाने पर रौनक रिलैक्स हुई। तब मृदुल उस महिला के पास पहुंचा और बोला, आंटी, आपका यह एहसान मैं जीवन भर याद रखूंगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। महिला ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बच्ची बहुत घबराई हुई है, उसे घर ले जाओ। मृदुल ने धन्यवाद बोला और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखवाई। रौनक का बयान रिकॉर्ड हुआ और फिर सारी जानकारी देकर दोनों वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। रौनक बार बार अपने साथ हुई घटना को याद करके सिहर जाती। आज वह बाल बाल बची थी। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो उसकी इज्जत, उसकी आबरू एक पागल सन की दरिंदे के सनक के तले रौंदी जा चुकी होती। अगले दिन सुबह उसके फ्लैट के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। मृदुल उठ गया तो देखा कि इंस्पेक्टर कुमार खड़े थे। इंस्पेक्टर कुमार की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। आंखें बिलोरी और मोटी सी मूछ थी। वह बहुत ही घाघ और काबिल इंस्पेक्टर था। उसने अपने हाथों में एक रजिस्टर पकड़ रखा था। उन्होंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मृदुल ने कहा, जरूर जी, जरूर आइए। उसने आते ही अपनी बिलोरी आंखों से पूरे फ्लैट का मुआयना किया। उसकी आंखें हर चीज को बहुत ही बारीकी से देख रही थी और फिर बिना कुछ कहे सोफे पर धंस चुका था। मृदुल ने कहा, सर, चाय पानी कुछ लेंगे? उसने फॉर्मेलिटी अदा की। कुमार ने छूटते ही बोला, जी, पानी लूँगा। मृदुल ने कहा, जी ज़रूर, और फिर पानी लेने चला गया। अंदर से पानी और एक बिस्किट का पैकेट लेकर उसने कुमार के सामने पड़े कांच के टेबल पर रख दिया। कुमार ने बिना कुछ बोले बिस्किट का पैकेट फाड़ा और बिस्किट निकाल कर खाने लगा और फिर पानी पीने के बाद अपने नीचे रखे हुए रजिस्टर को उठाया और बोला, हाँ जी, कहाँ है आपकी वाइफ? उन्हें बुलाइए। मृदुल ने रौनक को आवाज़ दी। रौनक अंदर से बाहर आई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा था और होठ सूखे थे और फिर उसको बुखार भी था। वह आई और मृदुल की बगल में सोफे पर बैठ गई। इंस्पेक्टर कुमार ने रौनक को घूरा, जैसे उसकी आंखें रौनक के चेहरे पर चिपक गई थी। रौनक उन नज़रों का सामना नहीं कर पाई और उसकी नज़र झुक गई। हाँ तो मैम, आप बताइए, आपके साथ घटी घटना। कुछ भी नहीं छुपाना, सब कुछ वैसे ही बताना जैसे हुआ था। कुमार का सर्द स्वर गूंजा। रौनक ने सब कुछ वैसे ही वैसा का वैसा बता दिया। कुमार रह रहकर कुछ अपने रजिस्टर में नोट कर रहे थे। जब रौनक चुप हुई तो कुमार ने कहा, मृदुल जी, आप और आपकी वाइफ क्या घटना स्थल पर चल सकते हैं? मृदुल ने कहा, जी अभी? हाँ, अभी। तुरंत मुझे मौके का मुआयना करना है। मृदुल ने रौनक की तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो कि चलना है कि नहीं। और रौनक की हाँ होते ही मृदुल ने कहा, जी ठीक है, चलिए। फिर तीनों घटना स्थल पर पहुंचे और रौनक से कहा कि बताइए क्या हुआ था। रौनक ने सब सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया। कुमार की नज़र बिल्कुल पैनी और तेज थी। वो एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देख रहा था। उसने ग्लव्स वाले हाथों से रौनक का फटा कपड़ा उठाया और फिर ध्यान से सब जगह को देखने लगा जहाँ कार्तिक रौनक को खींच कर ले गया। अचानक वह झुका और ज़मीन पर गिरा कुछ उठाया और एक जिपलॉक पाउच में रखा। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। फिर अचानक वह एक तरफ गौर से देखने लगा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वो उस तरफ गया जिधर वो देख रहा था। लगभग 100 मीटर दूर चलने के बाद उसे एक गड्ढा दिखाई दिया। वह उछल पड़ा और बोला, यस,
वेरी गुड। जैसे उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया। फिर वह मृदुल के पास आया और बोला, तुम्हारी वाइफ की किस्मत अच्छी थी कि वह सही सलामत और जिंदा है, क्योंकि जिस गैंग के हाथ में वह पड़ी थी उसने 25 लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। इंस्पेक्टर कुमार इन्वेस्टिगेट करते करते एक गड्ढे के पास पहुंचता है। फिर तो सर मामला एकदम क्लियर है। कार्तिक ने मेरी पत्नी का रेप करने की कोशिश की। आप उसे गिरफ्तार कीजिए ना। इतना जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है? सीधा उसे गिरफ्तार कर लीजिए, मृदुल गुस्से से बोला। मृदुल, मामला जितना सीधा समझ रहे हो उतना है नहीं। ये तुम्हारी पत्नी से रेप का मामला नहीं है। इसके तार कहीं न कहीं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं और मैं उसी की जांच पड़ताल में लगा हूँ। तुम्हें पता है, इसके पहले ये हादसा 25 लड़कियों के साथ हो चुका है। तुम्हारी पत्नी 26वीं थी। वो तो इस लड़की की बहादुरी ने इसे बचा लिया। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और फिर इंस्पेक्टर कुमार मृदुल को लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचा। उस गड्ढे से बहुत ही अधिक भयानक दुर्गंध आ रही थी। मृदुल ने अपना नाक बंद कर लिया। तुम्हें पता है कि इस गड्ढे में क्या है? कुमार ने कहा। नहीं सर, मृदुल ने कहा। शायद इस गड्ढे में उन लड़कियों की लाशें हैं जिन्हें तुम्हारी पत्नी से पहले मार दिया गया था। मैंने अपनी टीम को बुला लिया है, वो अभी आते ही होंगे। मृदुल यह सुनकर सिहर गया कि उसकी पत्नी रौनक की हत्या होने वाली थी। वह आंखें फाड़कर इंस्पेक्टर कुमार को देख रहा था, जैसे कोई भूत देख लिया हो। और कुमार, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ये एक बहुत बड़ा गैंग है। इसका काम है लड़कियों का किडनैप करना और उसके अंगों को निकाल कर बेच देना। लेकिन तुम्हारी पत्नी भागने में सफल हो गई और शायद अब ये गैंग मेरे पकड़ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तभी कुमार की टीम वहाँ पहुँच गई। इंस्पेक्टर ने गड्ढे की तरफ इशारा किया और वहाँ पर खुदाई शुरू हुई। मृदुल ने देखा कि वहाँ से सड़ी गली लाशों का जखीरा निकलता गया। चारों तरफ लाशों की बदबू फैल गई। मृदुल को उबकाई आने लगी और वह भागकर सड़क के किनारे आ गया, जबकि कुमार सिर्फ नाक पर रुमाल रखकर खुदाई करवाता जा रहा था। देखते ही देखते वहां पर मानव कंकालों का ढेर लग गया। इंस्पेक्टर कुमार ने सब लाशों को सील किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर वह धीरे धीरे चलता हुआ मृदुल के पास पहुंचा। मृदुल का बुरा हाल था। उसने ऐसा सब पहली बार देखा था। वो जो एक मामूली सा बदला समझ रहे थे, वो क्या निकला। उसका हलक सूख चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। मृदुल बार बार रौनक का अंजाम सोचकर सिहर जाता। अगर थोड़ा सा चूक हो जाता तो आज रौनक इन्हीं ढेर में पड़ी होती। इंस्पेक्टर कुमार बोला, मृदुल, घर चलें आपके? थोड़ी सी पूछताछ बाकी है। मृदुल ने बड़ी मुश्किल से जी बोला, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है। मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। मृदुल ने कहा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। अरे पात्रा, तुम मेरी गाड़ी लेकर आओ, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, कुमार ने अपने एक सिपाही से कहा। ओके सर। फिर मिस्टर कुमार ने सीट संभाली, जबकि रौनक और मृदुल पीछे सीट पर बैठे थे और वे मृदुल के घर पहुंचे। रौनक और मृदुल दोनों का ही शौक से बुरा हाल था। किसी तरह दोनों ऊपर पहुंचे और सोफे पर धम से बैठ गए। कुमार पीछे पीछे आया और आराम से मृदुल के सामने बैठ गया। रौनक जी, आप एक बात बताइए, कार्तिक से आपकी शादी किसने तय की थी? कुमार ने पूछा। मेरे पापा ने, रौनक ने कहा। कुमार जी, लव सब का कोई चक्कर तो नहीं था ना? रौनक, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तो आपके पापा जी को कार्तिक के घर का पता मालूम होगा? कुमार ने पूछा। जी, होना तो चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप बिना घर बार देखे अपनी बेटी की शादी नहीं करता है। और मेरे पापा मुझसे बेहद प्यार करते हैं, रौनक ने कहा। और तुम्हारी माँ? मिस्टर कुमार ने पूछा। रौनक उदास हो गई।
और बोली, जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। क्या आप मुझे अपने पापा का पता दे सकती हैं इस जिससे मैं कार्तिक के घर का पता लगा पाऊँ? आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए जानना ज़रूरी था। जी, ज़रूर। और रौनक ने अपने घर का पता बता दिया। अच्छा, एक बात बताना, जब आपको उन लड़कों ने पकड़ा था, तब क्या किसी ने कोट पैंट पहन रखा था? कुमार ने पूछा। नहीं, उनमें से किसी ने भी कोट पैंट नहीं पहना था। रौनक ने सोचकर जवाब दिया। रौनक का यह जवाब सुनकर इंस्पेक्टर की आंखें चमक गई और उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अपने 2 सिपाही यहीं तुम लोगों की सुरक्षा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, ठीक है? क्यों सर, वो फिर आ सकते हैं क्या? रौनक डर गई। सच बोलूं तो हाँ, कुमार ने कहा, और आ सकते हैं नहीं, जरूर आएंगे आपको मारने, क्योंकि जिन लोगों की लंका में तुम दोनों दोनों ने आग लगाई है, वो ऐरे गहरे गुंडे नहीं, बल्कि बहुत बड़े गिरोह के सदस्य हैं। और अब उन सब की पूंछ मेरे हाथ में है। जल्द ही उनकी गर्दन भी मेरे हाथ में ही होगी। क्योंकि तुम मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह हो, इसलिए वो तुम्हें मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरे सिपाही 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा में रहेंगे। और ये मेरा नंबर है, जब भी ज़रूरत पड़े मुझे फ़ोन कर देना। और हाँ, बिना मुझसे पूछे या बिना सिपाहियों को बताए घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? और इंस्पेक्टर कुमार फ्लैट से बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर के जाते ही रौनक डर के मारे रोने लग गई और मृदुल से चिपक गई। मृदुल, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं? मैंने तो कभी किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। कार्तिक और उसके पापा मेरे पापा की बेइज्जती कर रहे थे, इसी वजह से मैंने बोला था। तुम बताओ, मैंने गलत किया था क्या? मृदुल ने कहा, नहीं रौनक, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और तुम घबराओ मत, मैं अपनी रौनक को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रौनक, तुम मेरी हो, मेरी जिंदगी हो। मृदुल ने प्यार से रौनक को समझाया। फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? रौनक अब भी रो रही थी। हमारे प्यार को किसी की नज़र लग गई है रौनक, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मृदुल ने धीरज बंधाया। लगभग 1 घंटे बाद मृदुल के घर के बाहर 2 पुलिस वाले आकर खड़े हो गए। मृदुल के मम्मी पापा भी आ चुके थे। रौनक अपनी सास को अपने पास पाकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। रौनक की सास ने उसे समझाया, जब जाकर रौनक थोड़ी नॉर्मल हुई और उसे अब थोड़ी हिम्मत और राहत भी मिली। और मृदुल के पापा भी आ गए थे, तो मृदुल भी अब रौनक को छोड़कर कहीं भी जा सकता था। दूसरे दिन इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। मृदुल ने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसकी वह गाड़ी जो रौनक से उन लड़कों ने छीन ली थी, वह वहां पर ही खड़ी मिली। मृदुल ने गाड़ी देखी और सीधा इंस्पेक्टर कुमार से मिलने पहुंचा। कुमार टेबल के पीछे बैठे थे। मृदुल को आता देख वे बोले, आइए आइए मृदुल बाबू, आइए। मृदुल ने कहा, सर, आपने मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया है? अरे, तुम्हारी वो गाड़ी हमें मिल गई है, जो उन लोगों ने तुम्हारी पत्नी से छीन ली थी। हमने सोचा आपको वापस कर दें। कहाँ मिली सर? और किसने चुराई थी? क्या वो लड़के भी मिल गए? मृदुल ने एक साथ पूछा। अरे, क्यों घबरा रहे हो? गाड़ी मिल गई है तो वो भी जल्दी ही मिल जाएंगे। कुमार मुस्कुराया, फिर अचानक ही बहुत गंभीर होकर बोला, और एक बात बताऊं, वे लड़के मेरी आंखों के सामने हैं। उन्हें जब भी चाहूं हाथ बढ़ाकर पकड़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनका बॉस पकड़ा जाए, जिनके इशारे पर वे यह सब कर रहे हैं, जो अभी तक अंधेरे में है। लेकिन मेरा वादा है कि बहुत जल्द ही वो सब सलाखों के पीछे होंगे जो इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। बाय द वे,
यह रही तुम्हारी गाड़ी की चाबी, तुम यहाँ सिग्नेचर करके उसे ले जा सकते हो। कुमार ने एक रजिस्टर आगे बढ़ाया और मृदुल ने अपना नाम पढ़कर उसके सामने सिग्नेचर कर दिया और चाबी लेकर बाहर निकल गया। 2 दिन और बीत गए। लगातार 5 दिनों से रौनक घर के अंदर थी। आज उसके पापा आए हुए थे। उन्होंने सुना कि यह हादसा हो गया है, तो वे रौनक को देखने आए थे। रौनक आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पापा बहुत दिनों बाद उससे मिलने आए थे। आज उसका बाहर जाने का मन था। उसने मृदुल से रिक्वेस्ट की, लेकिन मृदुल ने मना कर दिया। तब मृदुल के पापा ने कहा, कब तक इन लड़कों के डर से हमारी बच्ची घर में बैठी रहेगी। आज उसके पापा आए हैं, ले जाओ उन्हें, घुमा दो कहीं। और फिर मृदुल के ना चाहते हुए भी उसे रौनक और रौनक के पापा को बाहर ले जाना पड़ा। लेकिन उसने जाने से पहले इंस्पेक्टर कुमार को सूचना दे दी थी। रौनक ने खूब मस्ती की। वो और उसके पापा बहुत देर तक बात करते रहे। उसके पास ढेर सारी बातें थी जो उसने अपने पापा को बता दी। फिर सब ने खाना खाया और मृदुल ने अपने मम्मी पापा के लिए भी खाना पैक करवा लिया और वापस घर की तरफ चले। अभी आधा दूर ही पहुँचे होंगे कि मृदुल को लगा कि उसको नींद आ रही है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं। उसकी आंखें अनायास ही बंद होती जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रौनक और उसके पापा सो चुके थे। उसने रौनक को 2 बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और फिर उसने साहस बटोरकर रौनक को हिलाने की कोशिश की, लेकिन रौनक का सिर एक तरफ लटक गया। ऐसा लगा इसमें जान ही ना हो। फिर उसने रौनक के पापा को हिलाया, लेकिन उनका भी वही अंजाम हुआ। मृदुल ने अपनी गाड़ी एक साइड में करके बंद की और उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाया। उसे तेज का चक्कर आया और वो स्टीयरिंग पर गिरा और अपनी सुध-बुध खोता चला गया। मृदुल, रौनक और शेखर तीनों बेहोश हो चुके थे। तभी अचानक एक गाड़ी उनकी बगल में आकर रुकी और उसमें से 2 नकाबपोश लड़के निकले और उन्होंने मृदुल को उठाकर पीछे डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। और देखते ही देखते गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। लेकिन उनकी यह हरकत किसी 2 आंखों से छुपी न रह पाई, जो लगातार रौनक और मृदुल के पीछे तब से थी जब से वो घर से निकले थे। और उनकी गाड़ी के निकलते ही वह आंखें उसकी गाड़ी के पीछे बिना किसी आवाज़ और शोर के चुपचाप लग गई। वे लड़के रौनक, मृदुल और शेखर को लेकर शहर के बाहर एक बहुत बड़े फार्म हाउस पर ले गए, जहां पर दरवाजे पर गार्ड बंदूक लेकर खड़े थे। एक लड़का बाएं साइड से उतरा और गार्ड के पास जाकर कुछ बोला। गार्ड ने गेट खोल दिया और पूरी गाड़ी अंदर चली गई। मृदुल को जब होश आया तो उसने देखा कि वह एक कमरे में बंद है। उसके हाथ बंधे हुए हैं और मुंह पर टेप चिपकाया गया है। उसने इधर उधर नज़र मारी तो उसने देखा कि रौनक एक कोने में अभी भी बेहोश पड़ी थी। मृदुल रौनक के पास गया और उसे किसी तरह उठाने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी अंदर आया और बोला, तुझे होश आ गया? मृदुल ने गू गू करके उसे अपने मुंह से पट्टी खोलने के लिए कहा। उस आदमी ने मृदुल के मुंह की पट्टी खींच दी। मृदुल ने लंबी सांस ली और बोला, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें यहाँ क्यों लाए हो और बेहोश क्यों किया? उस आदमी ने कहा, तेरे सभी सवालों का जवाब अभी बॉस देंगे। अभी चुपचाप मुंह बंद करके बैठा रहे। ये कहकर वो चला गया। मृदुल रौनक के पास पहुंचा और उसे फिर से उठाने लगा। रौनक हल्की सी कुनमुनाई। उसे हल्का हल्का होश आ रहा था। मृदुल ने रौनक को आवाज़ लगाई। रौनक ने आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। उसके भी मुंह पर टेप चिपका हुआ था। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, जानते हैं आगे क्या हुआ। तब तक के लिए दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।